हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक वैसे आपको थंबनेल से फिर आइडिया हो गया होगा। आज हमारा डे 2 है, तो हम अपना प्रिपरेशन रेडी करते हैं। और ये चैप्टर बेसिकली है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट मतलब आपके जो बुक्स में चैप्टर का नाम होगा वो होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, इसे हम प्यार से बैलेंस शीट का चैप्टर बोलते हैं। और इसकी वेटेज आपकी 6 से 8 नंबर की है ही है, ठीक है। उसमें MCQ भी बन सकते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में भी दो तरीके हैं, या तो आपके पास पूरी बैलेंस शीट बनाने आएगी, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि सिर्फ आपको शेयर्स वाली बनानी होगी या सिर्फ डिबेंचर्स वाली बनानी होगी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा छोटे छोटे पोर्शंस में पढ़ेंगे। तो आज जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो कवर करने वाली हूँ कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी जो पोर्शन है, बेसिकली आपको एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये बैलेंस शीट है ये कंपनीज एक्ट के, इसका जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट के कौन से स्केड्यूल में दिया गया है। तो इट इज़ इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये पूरा फॉर्मेट बताया गया है कि कंपनीज को यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्वेश्चन बन सकता है, वो ये बन सकता है कि आपका जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कितने सब हेड्स हैं, कितने हेड्स हैं, या कौन से सब हेड के अंदर कौन से हेड के अंदर सब हेड आता है, या कौन से सब हेड का हेड कौन सा है। हेड मतलब कौन सी हेडिंग सबसे ऊपर है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, या उनके अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी चीज़ जो आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपका जो पूरी बैलेंस शीट है उसमें आपके कितने डिविजन्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जब हम एक बार इस पूरे फॉर्मेट को समझ लेंगे। और अगर हमें फॉर्मेट आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर कटेंगे आप एक बार याद कर लोगे। देखो ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है, तो आपको हर एक हेड के अंदर ये याद रखना कि क्या क्या आएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपको बस एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी मेन चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी और वो आपको यहाँ पे करनी है। तो एज पर हमने जब सैम्पल पेपर्स देखे और हमने जब 10 ईयर्स का देखा तो हमें ये दिखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार रिपीट हुई हैं या हर बार रिपीट होती हैं, वेदर इट्स ISC CBSE दोनों ही, ठीक है। ISC का तो एग्जाम हो गया, अब तो CBSE की बात है। तो CBSE में भी ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो हमें उन्हीं चीज़ों पे स्पेसिफाई करना है कि उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। अब मोटा मोटा नहीं, हम डिटेल में भी जाएंगे, बट डिटेल को तरीके से जाएंगे। तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आपके पास लिखने का टाइम नहीं है। और अगर आप लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अब हम पढ़ेंगे सिर्फ इस वीडियो में लायबिलिटी का पोर्शन, कि हमारे लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या हमें याद रखना है और क्या इसका तरीका है लिखने का, ताकि हमारे नंबर ना कटे, राइट। तो चलो स्टार्ट। देखो सबसे पहले होगा क्या, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे XYZ लिमिटेड लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी लेके जो भी आपको दिया हुआ होगा आपको वो लिखना है। फिर आपको लिखना है बैलेंस शीट एज एट, और यहाँ पे आपकी डेट आएगी। ये एज ऑन नहीं होना चाहिए या फॉर द ईयर एंडेड नहीं होना चाहिए, ये एज एट ही होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। वो हमें एक पर्टिकुलर डे पे बताती है कि कंपनी की क्या हमारी क्रेडिबिलिटी चल रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मेट आता है ये सिर्फ है लायबिलिटी पोर्शन। ये भी थोड़ा भरा भरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने सब लिख दिया है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो आपको बस हेडिंग्स याद रखनी है। सबसे पहला आपका है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमारे पास बैलेंस शीट के दो मेन डिवीजन होते हैं, वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी एंड एसेट्स ही पढ़ते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स हमारे दो पार्ट हैं, और हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इक्विटी और लायबिलिटी वाला। तो हम इसके पोर्शंस पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अगर क्वेश्चन बने कि आपका लायबिलिटीज के अंदर कितने डिविजन्स हैं, तो आप बोलोगे 4 डिविजन्स हैं, ठीक है। हमें 3 ही याद रहते हैं, बट ये 4 डिवीजन है। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, रुको मैं मार्क कर देती हूँ। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, फिर दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। ये 4 हमारे डिविजन्स होते हैं। तो अगर टिक द करेक्ट में आए कि 4 डिविजन्स होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं, तो कितने डिवीजन होते हैं, 4 डिवीजन होते हैं। उसमें आपका जो ये दूसरे वाला डिवीजन है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इस
पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपको इससे रिलेटेड कोई बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इसको प्रेफरेंस हम नहीं देते हैं, इसमें हमारे कोई एंट्रीज होती भी नहीं है, आज तक तो नहीं आई है, ठीक है। अभी तक 12th के स्टैंडर्ड में तो नहीं आई है, हाँ आगे बीकॉम या उसमें होगी तो अलग बात है। फिर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास पहला पोर्शन क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। उस शेयर होल्डर्स फंड के 3 डिवीजन है। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देखो अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शेयर कैपिटल है, नोट नंबर बनाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, और उस नोट की जो रेफरेंस देंगे कि इस हेडिंग के अंदर क्या क्या आएगा वो हमें समझना है, क्या क्या आएगा। तो वो क्या क्या आएगा तो वो हम नोट्स टू अकाउंट से रेफरेंस लेते हैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में, तो हमें वो नोट्स बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे उस नोट्स का रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये नोट नंबर में हमने ये ऐड किया, ये जो अमाउंट आया है फाइनल, इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करके आया है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि और किसी में नोट नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस मेंटेन करना है, लेकिन जो हमारा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट हमेशा फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, मतलब शेयर कैपिटल सबसे पहले बनेगा, उसके बाद कोई और सा हमारा नोट्स टू अकाउंट बनेगा, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है फिर तो बनाना ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, उसके बाद सेकंड थर्ड कोई भी आए, ठीक है। जैसे होता है ना स्कूल में टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर है वो टॉपर ही है, लड़ाई किसके लिए होती है, सेकंड थर्ड आने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ ध्यान रखनी कि शेयर कैपिटल हमारा टॉपर है, ये ऊपर रहेगा, उसके बाद ऊपर नीचे आप कोई से भी यहाँ पे कर सकते हो। बस ध्यान रखना अगर रिजर्व एंड सरप्लस दूसरे नंबर पे था तो दूसरा नंबर लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे कोई और सा आ रहा है तो उसका नंबर वहीं से वहीं उठाया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो अब हमारा टॉपिक है कि हमें हर एक का बाइफिकेशन पढ़ना है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको लिखना कैसे है, पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में बार बार बताती हूँ क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के शुरू होने के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि पूरी लाइफ साइकिल में कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल उठा सकती है पब्लिक से। फिर इशूड हमने जितना मांगा है और सब्सक्राइब्ड जितना हम पे आया है, तो जो आया होता है ना उस अमाउंट को हम यहाँ पे डालते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी अमाउंट नहीं जाता, क्योंकि ये आया ही नहीं है तो हम उसको कैपिटल का पार्ट कैसे बनाएंगे, हमने मांगा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो सब्सक्राइब्ड होता है वो यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे सब्सक्राइब्ड पेड, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप का जो ट्रीटमेंट है मैं फिर बोल रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि ये अलग से ही 10 मिनट का टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। और प्लीज़ इसको स्किप मत करना कि आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घुमा रखा होगा, राइट। फिर हमारे पास आता है दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको मैं बता रही हूँ, इसका भी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी, तो मे बी आपको वहाँ पे प्रॉपरली क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। फिर है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे बहुत सारे रिजर्व्स आते हैं, ठीक है। अब उस रिजर्व्स में कैसे करना है आपको काम, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले रिजर्व कौन सा है, कैपिटल रिजर्व। इसका कैसे देखना है, या तो आपको सीधा अमाउंट दिया हुआ होगा, या अगर 2 साल की बैलेंस शीट का अमाउंट दे रखा है तो क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस इस साल जो एडिशन हुआ होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे, इसको छोड़ देते हैं अभी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसका भी सेम होगा, ओपनिंग बैलेंस या जो भी आपको बैलेंस दिया हुआ है वो डाल दोगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, जो हम वर्कर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे रिजर्व बनाते हैं वो वाला। फिर आगे जनरल रिजर्व, जनरली जो हम प्रॉफिट में से पैसा साइड रखते हैं वो वाला। अब आता है ये तो रिजर्व्स हो गए, ठीक है। फिर आता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये क्या होता है कि इस साल आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इस साल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो यहाँ पे आएगा। अगर वो प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, लॉस है तो वो लेस होगा। फिर उसमें से आप क्या लेस करोगे, कैपिटल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये दोनों रिजर्व यहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि ये फिक्स करके हमें प्रॉफिट में से पैसा हटाना ही होता है। हम प्रॉफिट में से पैसा काट रहे हैं और फिर यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। सरप्लस में हो सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में दिया हो, मे बी आपको सीधा प्रॉफिट ही दिया हो तो आप प्रॉफिट डाल देना यहाँ पे, ठीक है, या लॉस दिया हुआ लॉस डाल देना। लेकिन अगर ये दोनों का कुछ दिया हुआ है तो आपको ये लेस करके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2)
आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो अगर आप उसको राइट ऑफ करना है, मतलब उसको ख़त्म करना है, तो वह आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं। तो उनमें से अगर कोई भी चीज़ दी हुई होगी वो आपको लेस कर देनी है, किसमें से? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में से, राइट। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जैसे सब में हो रहा था, अगर इस साल कुछ ऐड ऑन हुआ है उसमें एसपीआर, जैसे मान लो शेयर्स आपने इशू करे, उस पर कुछ एसपीआर आ गया, वो आप ऐड कर दोगे। उसमें से लेस क्या क्या करोगे? सबसे पहले डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हम पढ़ चुके हैं डिबेंचर के चैप्टर में भी, है ना। डिबेंचर में जब हमें लॉस और इशू को वो राइट ऑफ करना होता है तो पहली प्रेफरेंस किसको दी जाती है? एसपीआर को, फिर उसके बाद वरना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कट जाता है। फिर अगर हम फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आपको मेंशन हुआ, आप लेस कर दोगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर हैं तो आप लेस कर दोगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को खड़े करने से पहले जो भी मान लो आपने ब्रोकर्स को पैसे दिए, स्टैम्प्स में पैसे दिए, वो सब खर्चा आप एसपीआर से राइट ऑफ करोगे। फिर है प्रीमियम पेबल, अगर हम डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पैसा देके, तो वो राइट ऑफ होगा आपका रिजर्व है एसपीआर से। और लास्ट में बाय बैक ऑफ ओन डिबेंचर। तो ये 5 चीज़ें आपको वैसे भी याद हो गई कि ये 5 चीज़ें अगर होती हैं तो इन 5 चीज़ों को हम सिर्फ एसपीआर से ही हटा सकते हैं। मतलब एसपीआर सिर्फ इन सारी चीज़ों को हटाने में ही यूजफुल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन वैसे भी एक थ्योरेटिकल बन गया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2) सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हम क्या क्या चीज़ों को राइट ऑफ कर सकते हैं, वो होती हैं ये 5 चीज़ें। ठीक है, इन 5 चीज़ों को आप राइट ऑफ कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कुछ दे रखा है तो वो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम पेबल और परचेज या बायबैक आपका हट सकता है। क्या करना है, जब रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी आपको देखो प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा कोई अगर आपको रिजर्व दिए हुए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम बता दिया, अगर कुछ इसके अलावा कुछ ये सब चीज़ें मिल गई तो आप इसको राइट ऑफ करके दिखाओगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमें प्रॉफिट में से लेस करनी है, तो आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों को यहाँ लिखोगे। इनका कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखना, ही ऊपर नीचे हो सकता है, जो आपको दिख रहा है वो कर दो। देखो बैलेंस शीट को करने का तरीका क्या है, पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है आप उसके आगे बस एक बार ये नज़र में घुमा लो कि ये चीज़ इसमें जाएगी, ये चीज़ इसमें जाएगी, तो आपको याद रहे कि जो चीज़ें कॉमन हेडिंग के अंदर आएंगी तो वो आप एक साथ उसको नोट्स टू अकाउंट में बना लो। मतलब तोड़ तोड़ के ना करो, तो टाइम वेस्ट कम होगा आपका पेपर में, क्योंकि आप पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व। ठीक है, तो आप इस सबको ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, जब ये सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा या कुछ अगर लेस करना है, लेस करके जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा वो उठ के कहाँ चला जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे ही आपका मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है कि आपने शेयर होल्डर्स को वारंटी दे रखी थी, सॉरी कोई भी एक होल्डर था उसको वारंटी दे रखी थी डिबेंचर क्या, कि हम आपके डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उस पैसे को कहाँ रखा जाएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग थी। क्या पढ़ा हमने, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगर ये हेडिंग में आ जाता है, मान लो क्वेश्चन बोल दे कि शेयर होल्डर फंड के अंदर कितनी हेडिंग होती हैं, 3 हेडिंग होती है, कौन कौन सी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को भी ध्यान रखना है। फिर है तीसरी चीज़, मतलब अब हमारी दूसरी हेडिंग आ रही है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसे हमने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि एप्लीकेशन की मनी आ चुकी है लेकिन हमने उस फंड को अलॉट नहीं किया है, तो जब तक अलॉट नहीं होगा वो अमाउंट आपका यहाँ पे आता है, लेकिन यह आपके क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को कैसे याद रखना है, इसका आपको एब्रीविएशन मिलेगा, मतलब वो मिलेगा शॉर्ट फॉर्म LDOL। हाँ, इसका निमोनिक क्या हो गया, लडॉल। क्या हो गया, लडॉल। ल से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डी से डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा बॉन्ड, डिबेंचर्स,
पब्लिक डिपॉजिट या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो सारी चीज़ें आपकी यहीं पे आएंगी। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाला जो डिबेंचर वाला क्वेश्चन होता है ना, वो कई बार अलग से भी बनता है। मतलब दो क्वेश्चन, देखो सबसे हार्ड ना लायबिलिटी समझना है, एसेट्स बहुत ईजी रहती है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी में आपके दो पोर्शन ऐसे हैं जिन पे हम अलग से पढ़ेंगे, 5-5 मिनट की वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक शेयर कैपिटल और एक आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका जो नोट्स टू अकाउंट है वो प्रॉपरली कैसे बनता है। वैसे आपको देंगे नहीं इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़े आपको कितने ही क्वेश्चन डाल देंगे वो लोग, फिर भी अगर दे देते हैं तो हम पढ़ लेंगे फॉर सिक्योरिटी से, कि हम लोगों के नंबर ना लूज हो बेफालतू में। तो बॉन्ड, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर। प्रीमियम एक तो हमने यहाँ पे लेस किया था SPR से, और अगर हम पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भी शो होगा, क्योंकि वो ऐड करके यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि जो आपने डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें, तो इनको हमेशा मान के चलना है कि ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म की हैं, मतलब 12 महीने से ज़्यादा की हैं, और वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ही आएंगी। अगर मेंशन है कि 12 महीने के अंदर है तो वो किस में आ जाएंगी, मैं इनको थोड़ा साइमल्टेनियसली पढ़ा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है लडॉल और यहाँ पे है सेटॉस, यहाँ पे है लडॉल, यहाँ पे है सेटॉस। सेटॉस का क्या हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, इन दोनों को अलग कर देते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, बस ट्रेड पेबल्स आपका अलग होगा, इसके लिए हम आपको कोई हिंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आपका मेंशन होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो भी आपका होगा वो आप एज इट इज डाल दोगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी है, कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपका थ्योरी का पोर्शन है, तो वो हम आपको अलग से ही दिखा देंगे, ठीक है। अभी बस आप ये समझो क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें हम और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अगर मैंने क्या बोला, अगर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में अगर मेंशन कुछ भी नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म मान के चलेंगे। अगर बोल दें कि 12 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो रही है, तो या 12 महीने के अंदर वाली चीज़ ली गई है, डिबेंचर कुछ ऐसे हैं जो 12 महीने के अंदर खत्म हो रहे हैं, तो वो आएंगे शॉर्ट टर्म में, जब तक मेंशन ना हो वो यहीं आएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में एक तो ये आ जाते हैं, ये तो आ ही रहे हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या होता है, जैसे हमारा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, हमने कोई लोन लिया है उसको रीपे करना ही पड़ेगा जैसी उसकी डिमांड आ जाएगी। फिर ओवरड्राफ्ट अगर हो गया या कैश क्रेडिट हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म में आती हैं, ठीक है। अगर आपको यहीं कई टर्म मिले तो वो टर्म आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग करोगे कैसे, यहाँ नोट नंबर बनाओगे, जैसे 3rd 4th जो भी है, 3rd में लिख दिया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसके अंदर ये सब चीज़ों को ऐड करा, अमाउंट डाला और वो अमाउंट उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डेफर्ड टैक्स, ये आपको दिया होगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पढ़ते हैं। देखो ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनको हमने उधारी दे रखी है, ठीक है, और हमारे बिल्स पेबल, उधारी दे रखी नहीं, उधारी ले रखी है उनसे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर जिनको हमें पे करना है, और बिल्स पेबल जिनको हमें बिल देना था, तो वो आता है यहाँ पे। जब तक मेंशन ना हो वो यहीं पे आएगा, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड पेबल्स जब तक मेंशन नहीं है हम यही मानेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्रेडिटर और बिल्स पेबल 12 महीने के अंदर ही पेमेंट मांगते हैं, उससे ज़्यादा हमें उधारी नहीं देंगे छोटे टाइम के लिए। लेकिन अगर वो मेंशन है कि 12 महीने से ज़्यादा में ख़त्म होगा तो वो आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में, क्लियर है। फिर हमारे पास आता है इसके तीनों पढ़ लिए। 4th पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कौन कौन से प्रोविजन आएंगे, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। इसमें अगर आपको ये दोनों प्रोविजन मिल जाएं तो वो हमेशा किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में फिर क्या आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, अगर वो 12 महीने के अंदर खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप यहीं डालोगे। फिर है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स तो वैसे भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, कैश फ्लो में, है ना। तो कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर टैक्स हमने पढ़ा था। और हाँ मैं बता देती हूँ, कैश फ्लो की तो ऑलरेडी अच्छे से वीडियो बनी हुई है, उसको ज़रूर देख लेना। कैश फ्लो की वेटेज बहुत ज़्यादा, वो आंसर आपका सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, और इसमें प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस,
क्लियर है यहाँ तक? आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। तो हमने पढ़ लिया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बॉन्ड डिबेंचर ये आएगा, अगर मेंशन्ड नहीं है तो यहीं आएगा, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में एक दो चीज़ हमने एक्स्ट्रा पढ़ी, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या हमारा लोन रिपेबल ऑन डिमांड। अगर ये टर्म्स आपको मिल जाएंगे वो शॉर्ट टर्म में आएंगे। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हो गए, जैसे जो चीज़ ट्रेड पेबल्स अगर मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे वो शॉर्ट टर्म का ही है, लेकिन अगर मेंशन है कि 12 महीने से ज़्यादा में ख़त्म हो रहा है तो वो लॉन्ग में चला जाएगा और आ जाएगा। अदर का मतलब क्या होता है, जो इन तीनों में से नहीं आया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर उसका नेचर है लॉन्ग टर्म का और इन तीनों में नहीं आ रहा तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, यहाँ हो गया प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस। ये एक चीज़ आपकी क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा जो आप गलती करोगे वो करोगे अदर करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें पता नहीं होता। क्वेश्चन में अगर हमें वो एडजस्टमेंट में मिल गया हम छोड़ जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले अदर करंट लायबिलिटीज़ में नीचे आ जाते हैं जो मेनली आपको देखने मिलेगा। पहला है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। या तो ये सीधी सीधी ऐसे हेडिंग आ जाएगी, अदरवाइज आपको क्वेश्चन ऐसे घुमाया जाएगा कि एक लोन था 4 साल तक चल रहा था, सॉरी जो भी है 5 साल का लोन था, 4 साल का लोन था, ठीक है। आपने लिया था वो 1 अक्टूबर 2020 में, ठीक है। आप बैलेंस शीट बना रहे हो, मान लो 4 साल का है तो 2024 में, हाँ ठीक है 2020 में लिया था 2024 में। तो जब 2024 में आप आए तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2024 के पीरियड में आपका सिर्फ जो लोन बचा है वो आधे साल का बचा हुआ है, मतलब वो आधे साल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था तो मतलब 1 अक्टूबर तक वो ख़त्म, वो हमारा 12 महीने की जो बचा हुआ अमाउंट था इंस्टॉलमेंट थी वो हमारे 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी 2024 में। तो अगर हम बैलेंस शीट 2024 की बना रहे हैं तो क्या हो गया कि वो जो लंबे टाइम का लोन था वो इस साल ख़त्म होने वाला है 12 महीने से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो वो जो 6 महीने की कैलकुलेशन होगी वो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ नहीं शो होगा कि डिबेंचर्स यहाँ डाल दिए, वो आपका आएगा करंट मैच्योरिटीज़ किसमें, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो हेडिंग क्या बनेगी, अदर करंट लायबिलिटीज़, नोट नंबर आप डाल दोगे, उसके अंदर हेडिंग डालोगे करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट आपने देना है पर आपने अब इंटरेस्ट एक्रूड आपने दे दिया है बट अभी तक वो हुआ नहीं है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। अगर ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड आपने उसके लिए काम कर लिया, इंटरेस्ट आपको देना था और वो ड्यू भी हो गया पर आपने नहीं दिया तो आपका यहाँ पे आएगा। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी आपको अगर इनकम रिसीव होगी एडवांस में आपकी लायबिलिटी है तो वो कहाँ आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इस नाम से, ठीक है। फिर है अनपेड डिविडेंड, जो आपको डिविडेंड देना था आपने नहीं दिया वो आएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही। फिर कॉल्स इन एडवांस, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे आता है, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपका कोई भी CGST, SGST, IGST दे दें, आउटपुट वाले, सेल वाले, ठीक है। आउटपुट CGST, IGST, इनपुट नहीं आएगा, आउटपुट वाला आएगा। फिर ESI पेबल, PF पेबल अगर कोई है तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ रही हैं, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। तो मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, एक आता है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, जो आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन में, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड और इनकम ड्यू वाला, ठीक है। और एक आता है हमारे पास अनपेड मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर्स की, वो मैच्योर्ड हो चुके हैं, हमने उनका पेमेंट नहीं करा डिबेंचर्स का तो वो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर एक चीज़ हमने पढ़ी थी शेयर्स में, जब हम पे शेयर्स में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है और हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो जो रिजेक्ट करके हमें बैंक से पैसा वापस करना है तो जब तक वो पैसा वापस नहीं होगा वो कहाँ पे शो होगा, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। क्लियर है। तो ये आपका था लायबिलिटी का पोर्शन। जब आप इसके नोट्स टू अकाउंट ऐसे बनाओगे, जैसे हेडिंग डालोगे फिर उसके अंदर चीज़ें लिख के अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे तो फिर आपको इसका टोटल कर लेना है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी टोटल लायबिलिटीज़। क्लियर है। ये होता है लायबिलिटी का पोर्शन। अब आप एसेट सीखोगे।
बस आपको इसको टोटल कर देना है और टोटल करने के बाद जो आपका टोटल लायबिलिटीज़ आएगा वो जब आप एसेट सीखोगे तो वो टोटल एसेट के बराबर आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही होगा अगर फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ रहा है तो, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैच नहीं हो रहा तो क्वेश्चन ही क्यों करना। हाँ, अगर आप इनकी पोस्टिंग करोगे एक आध कहीं अगर अमाउंट गलत है तो जो बाकी के एंट्रीज करिए उसके आपको नंबर मिल जाएंगे, उस पोस्टिंग के उन हेडिंग्स के आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये चीज़ का ध्यान रहे। और सबसे पहले मेन चीज़ ध्यान रखना कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग पता होनी चाहिए। हेडिंग क्या है, जो ये 1 2 3 4 वाली है, और सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी लडॉल और सटॉस, ये आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब मान लो कोई आपको क्वेश्चन मिल जाए कि सब हेडिंग क्या है, तो आप बोलोगे, जैसे हमने करंट मैच्योरिटी पढ़ा था, बोलोगे करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म डेट आएगा, सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज़ और हेड करंट लाइबिलिटीज़। तो अगर ये आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टिल देन स्टे ट्यून, हिट लाइक, और आपका 31 को एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, आपको वीडियो ऐसी हेल्पफुल मिलती रहेंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे शेयर कैपिटल, ये वाला पोर्शन के, इनके अगर अलग क्वेश्चन आ गए तो कैसे करने हैं। अदरवाइज आप क्लियर रखना कि ये इतना भी अगर आपको सॉर्टेड है ना तो आप एंट्रीज देखोगे सीधा सीधा लिखा, खत्म काम, क्लियर। ठीक है, कैश फ्लो और एडमिशन और इन सब की वीडियोस आपके पास डल चुकी हैं चैनल पर, तो आप उनको देखो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करो ताकि सबको हेल्प मिले। और टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट, आई वुड ऑलवेज से दैट आप कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एसेट।